नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मरुथुर बुलेटिन में। मैं हूं दीपिका जांगड़ आपके साथ। आज यानी 8 अक्टूबर, आज के दिन इंडियन एयरफोर्स डे है। आज ही के दिन साल 1932 में वायुसेना की स्थापना की गई थी। वायुसेना इस साल अपना 89वां स्थापना दिवस मना रहा है। बहुत से लोगों को यह बात मालूम नहीं होती कि आज़ादी से पहले वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था। इस खास मौके पर हम आपको इंडियन एयरफोर्स से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता रहे हैं। तो वहीं इसी को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं जूनियर वारंट अफसर डाल सिंह शेखावत जी, जिन्होंने एयरफोर्स में अपनी सेवाएं 20 साल तक दी है। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका मरुथुर बुलेटिन में। थैंक यू मैम। इनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि 1 अप्रैल 1933 को वायुसेना के पहले दस्ते का गठन हुआ। तो वहीं इसमें 6 RAF ट्रेंड ऑफिसर और इसी के साथ ही 19 हवाई सिपाही शामिल थे। इंडियन एयरफोर्स ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अहम भूमिका निभाई। तो वहीं आज़ादी के बाद इसमें से रॉयल शब्द हटा दिया गया था। सर, एयरफोर्स आखिर है क्या, ये हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो मैं जी आज का जो दिन है जी एयरफोर्स दिवस, जी इसके लिए सभी दर्शकों को शुभकामना देना चाहता हूँ, साथ ही बधाई देना चाहता हूँ। और आज का दिन उन सब वीरों को जिन्होंने अपना बलिदान दिया और जो वायुसेना का इतिहास है जी उसको याद करने का दिन है। जी तो सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जी तो जैसा कि आपने पूछा कि एयरफोर्स क्या है, जी तो अपने 3 सेनाएं हैं, तीनों में से जो एयरफोर्स है सबसे यंगेस्ट सेना है। जी बिल्कुल। और आज के युग में जी कोई भी युद्ध होता है जी उसमें युद्ध की हार और जीत ये आप एयरफोर्स पे डिपेंड करती है। बिल्कुल सही। जिस भी देश की एयरफोर्स मजबूत है जी तो हार जीत उसी पे डिपेंड करती है। जी सर, आप भी एयरफोर्स से जुड़े हुए हैं, तो आपकी क्या पूरी जर्नी रही है, वो सब लोग जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, तो उसके बारे में बताइए। मेरी जर्नी शुरू होती है 1977 से, जी जब मैं 12th क्लास में पढ़ता था। जी और उसी के बाद में उस समय कोई ऐसा ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जी तो जैसे ही मैंने फॉर्म भरा जी तो मेरा सिलेक्शन हो गया फर्स्ट टाइम। अच्छा, फर्स्ट टाइम में First सिलेक्शन time. हो गया आपका। एंड Very वैसे nice. भी मैं मेरी स्कूल में जी। टॉपर था वैसे, Very लेकिन जैसे ही पहले फॉर्म में अटेम्प्ट में और मैंने कोई नौकरी के लिए प्रयास नहीं किया। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं सर जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाता है सब कुछ, ये बहुत अच्छी बात है। तो आगे कैसे क्या जर्नी शुरू हुई है आपकी पूरी इसको लेकर, मतलब कैसे क्या आपने शुरू किया फिर? 1977 के बाद मैं जी ट्रेनिंग बेंगलोर में हुई थी। जी जी और उसमें भी एक मेरे साथ में ऐसा हुआ कि मेरी जो एंट्री के थे पहले सब चले गए थे और आई वॉज द लास्ट वन। तो जब मैं गया वहाँ पर तो उन्होंने बोला क्या आप अकेले चले जाओगे क्या? बिल्कुल। तो मैंने कहा जब जाना ही है तो अकेले क्यों नहीं चले जाएंगे। और मैं एक गाँव का रहने वाला था, मैं कहीं भी ट्रेवल भी नहीं किया था। जी तो पहली बार मैंने ट्रेन में ट्रेवल किया जी और बेंगलोर पहुंचा। जी और बेंगलोर पहुंचने के बाद में भी वहाँ देखा तो मैं अकेला था बिल्कुल। ओके। और वहाँ इतना अच्छा सिस्टम, यानी लेने के लिए आते हैं तो मेरे को लेने के लिए आए वहाँ पर। जी और फिर वो मेरे को ले गए। और सबसे पहले उस टाइम था कि साइकिल चलाना, तो मेरे को साइकिल चलाना भी नहीं आता था। अच्छा, हाँ उस तो टाइम पे तो ज़्यादा हाँ, साइकिल वगैरह। साइकिल तो मैं रात को पहुंचा तो लेने गया तो वो साइकिल से जा रहे थे जी और मैं उनके पीछे पीछे पैदल पैदल गया। फिर इसे जा करके ऐसा ट्रेनिंग शुरू किया। और ट्रेनिंग के बाद में मेरी जो पहली पोस्टिंग हुई थी वो हुई थी आसाम में, सिलचर कुंभीग्राम है, जी तो वहाँ पर पोस्टिंग हुई। जी और उसके बाद में वहाँ से मेरे को जाने का मौका मिला ALG मिजोरम है। तो उसमें जो MNF का उसमें चल रहा था जी तो बहुत ज़्यादा था उसमें। तो जो मिजो गवर्नमेंट थी जी तो उसको हम प्रोवाइड करते थे, जो भी जाते थे उनके मिनिस्टर या जो भी मूवमेंट होता था सब हेलीकॉप्टर से होता था। तो वहाँ भी मेरे को रहने का मौका मिला मिजोरम में। उसके बाद मैं जोधपुर आया, जोधपुर के बाद में पठानकोट गया और पठानकोट के बाद बरेली गया और बरेली के बाद में मैं ताम्रम आया। मतलब बहुत। और वहाँ से फिर मेरे को बाहर श्रीलंका में IPKF है, जी, वहाँ भी 88 में मैं 6 महीने रहा। जी और वहाँ के बाद में फिर मैंने क्या किया, वहाँ से रिटायरमेंट ले लिया। मतलब बहुत अलग अलग जगह आपकी जर्नी रही है, हर जगह आप घूमे हैं आराम हाँ से जी, पूरा। हाँ। जी, देखा आपने इनकी जर्नी जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही किसी का क्लियर हो जाना एक बहुत बड़ी बात होती है। चलिए इनसे हम आगे भी बातचीत जारी रखेंगे। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि आज़ादी से पहले
एयरफोर्स पर आर्मी का कंट्रोल था। वही एयरफोर्स को आर्मी से आज़ाद करने का जो क्रेडिट है वो इंडियन एयरफोर्स की पहले कमांडर इन चीफ एयर मार्शल सर थॉमस डब्ल्यू एल्महर्स्ट को जाता है। तो वहीं भारतीय वायुसेना की जो पहले चीफ है एयर मार्शल ही थे, वह 15 अगस्त 1947 से 22 फरवरी 1950 तक इस पद पर रहे थे। सर, कोरोना की जो मार है वो सबने झेली है, पूरा देश पूरा विश्व कोरोना की मार झेल रहा था। उस वक्त भी इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स की बहुत ज़्यादा उसमें भागीदारी देखी गई, तो वो किस तरीके से देखी गई वो ज़रा बताइए। जैसा कि एयरफोर्स का जो रोल होता है, तो एक तो वार होता है, तो वार का रोल अलग होता है। उसके बाद पीस के अंदर जितने भी आप देखते हैं कि बाढ़ आती है, भूकंप आता है, और इसी प्रकार से जो एपिडेमिक इस बार हुआ, इसमें भी आपने देखा। और शुरू से अपन देखते हैं कि 2013 में भी जो केदारनाथ में भूकंप का हुआ था, सॉरी उसमें बाढ़ का जो हुआ था, वहाँ हमारे एयरफोर्स ने बहुत बड़ा रोल किया। उसके बाद में अपना जो अभी हाल में कोरोना का आपने देखा कि कोरोना में किस प्रकार से जो अपने विशेष रूप से जो सेकंड वेव आई थी, और उसमें पूरी त्राही त्राही मच गई थी ऑक्सीजन के लिए, वेंटिलेटर के लिए। तो एयरफोर्स ने इतनी शॉर्टेज भरी, और जितने भी पूर्ति हैं टैंकर्स, वहाँ से आपके जर्मनी से देख लीजिए, कनाडा से देख लीजिए, लगातार 12-12 घंटे की अपना जो उड़ान भर करके उनकी पूर्ति की और लोगों को बचाया। बहुत ही सराहनीय कदम जो था वो एयरफोर्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है उस टाइम पे जब पूरा विश्व में कोरोना की वजह से त्राही त्राही मची हुई थी। सर, आपने अपनी जर्नी जो है वो हमसे शेयर की, लेकिन होता है कई बार कि हमारी फैमिली की तरफ से हमें वो सपोर्ट नहीं मिल पाता जो हम चाहते हैं कि हाँ भाई हमारी फैमिली हमें इस चीज़ में इतना सपोर्ट करे। लेकिन आपकी फैमिली ने आपको कितना सपोर्ट किया, क्या कुछ उनका रहा इस पूरी आपकी जो ये लाइफ है, जर्नी है इंडियन एयरफोर्स की, वो भी बताइए। देखिए, एयरफोर्स में जहाँ तक फैमिली का कंसर्न है जी, तो जिसकी भी फैमिली है, मेरी फैमिली नहीं है, जितनी भी फैमिलीज हैं, दे आर वेरी हैप्पी। बिल्कुल सर, और फैमिली का फुल सपोर्ट मिलता है। इवन वहाँ पर इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि हमें फैमिली के बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये जॉब ही इतनी प्राउड वाली है, इतने प्राइड आपको फील होता है इस जॉब के बाद। तो बिल्कुल ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मतलब आपकी फैमिली का इसमें पूरा भरपूर, बिल्कुल बिल्कुल। जब आपने नहीं, मतलब आपने किसी से शेयर तो किया होगा कि मैं ये करना चाहता हूँ, कुछ ऐसा कुछ वाकया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। फैमिलीज है वो, फैमिलीज का सपोर्ट फुल रहता है। अच्छा, मतलब पूरा एयरफोर्स की फैमिलीज दे आर वेरी हैप्पी, और कोई भी कार्य में फैमिली की वजह से कोई परेशान नहीं होते हैं। दूसरा, एयरफोर्स लुक आफ्टर करती है उनके पेरेंट्स का भी, अगर वहाँ घर में भी हैं तो उनको भी लुक आफ्टर करती है। कई बार ऐसा होता है सर, लाइफ में होता ही है कि हम किसी जॉब, जैसे हम कहीं पे भी कोई जॉब कर रहे हैं, जैसे आप इंडियन एयरफोर्स में गए हैं, कभी ऐसा कुछ हुआ आपके साथ कि यार बस अब नहीं हो रहा, मतलब ये जॉब में इससे परेशान हो चुका हूँ, या फिर कोई ऐसा मोमेंट होता है कि हम सोचते हैं नहीं यहाँ पे मुझे नहीं आना चाहिए था, कभी ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? नहीं, एयरफोर्स की वजह से नहीं हुआ जी, उसमें एक हेल्थ इश्यू जरूर हुआ मेरे साथ में। क्या सर, बताइए वो बताइए। हेल्थ इश्यू ऐसा हुआ कि मेरे को अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई पठानकोट से ही। जी। और वहाँ जाकर के जब मैं ताम्र में पहुँचा तो वहाँ और ज़्यादा हो गई जी। और उसके बाद में जो डॉक्टर से गया तो इतनी क्लाइमेटिक एलर्जी है जी। तो उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि भाई, अब जैसे मैं राजस्थान में आता था बिल्कुल ठीक हो जाता था। अच्छा, वहाँ पे जाते वेदर की, हाँ, वेदर की प्रॉब्लम। तो फिर मैंने ऐसा सोचा कि मेरे को एयरफोर्स क्विट कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो उसके बाद में मैंने खुद की एजुकेशन ली, और फिर मैंने वहीं बीएड किया, और बीएड करने के बाद में फिर मैं यहाँ आकर के फिर पठानकोट में, नहीं बरेली में किया। अच्छा, बरेली में आपने बीएड किया? हाँ, बरेली से बीएड किया, और बीएड करके फिर मैं राजस्थान स्टेट एजुकेशन में आ गया। अच्छा, और उसके बाद आपने एयरफोर्स क्विट कर दिया था? एयरफोर्स क्विट कर दिया। अच्छा, बिल्कुल। तो क्या आप सभी जानते हैं कि वायुसेना का जो आदर्श वाक्य गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है? आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे। यह महाभारत के युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश का एक अंश है। तो सर, क्या है वो आदर्श वाक्य, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये एयरफोर्स का मोटो है। अच्छा। नभः स्पर्शम दीप्तम, ओके, टच द स्काई विथ ग्लोरी। जी। तो ये एक मोटो है, उसमें ये गीता से लिया गया आदर्श वाक्य है। जी। और एयरफोर्स उसी पे चलती है। जी। और आजकल गीता अपन देखते हैं, गीता एक ऐसा ज्ञान है जी, ऐसा, तो इसमें आजकल सब जगह ITIs में वहाँ भी गीता पढ़ाते हैं। तो हमने तो 1932 में ही इसको मतलब महत्व दे दिया था, और उसी के हिसाब से एयरफोर्स से आगे बढ़ रही है। अच्छा, एक जो गीता को भी डिफाइन करता है पूरा, अच्छा जो आदर्श वाक्य जो लिया गया है वो काफ़ी सराहनीय है। इसी के साथ ही सर, मेरे लास्ट क्वेश्चन पे मैं आऊँगी। बहुत सारे बच्चे हैं इस जनरेशन के भी जो नेवी में जाना चाहते हैं, उनके माता पिता का सपना होता है, और आजकल हर घर में किसी ना किसी का सपना होता है कि मैं नेवी में जाऊँ, एयरफोर्स में जाऊँ। उन बच्चों के लिए सर क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे आप? एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, तीनों विंग्स होती हैं,
उसमें सबसे अच्छा करियर है। जी। और एयरफोर्स में जाने के लिए सबसे पहले तो केवल बॉयज़ के लिए था, लेकिन आजकल जितने भी दर्शक हैं वो देख रहे हैं, विशेष रूप से स्टूडेंट्स हैं जी। जो एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो एक तो ऑफिसर के रूप में ज्वाइन करना चाहेंगे तो उसमें आप एनडीए के थ्रू जा सकते हैं। और एनडीए में इस साल से, अभी से गर्ल्स के लिए भी इसमें बिल्कुल खोल दिया है, तो गर्ल्स भी जा सकती हैं। इवन पहले मिलिट्री स्कूल, आर्मी स्कूल, इनमें गर्ल्स नहीं जा सकती थी, तो विशेष रूप से मेरे तो गर्ल्स से भी एक ऐसी अनुरोध है कि वो भी उसमें जाएं आगे और अपना शौर्य दिखाएं। और वैसे गर्ल्स में ऑफिसर्स के रूप में पहले से भी हैं, बिल्कुल देखा जा रहा है आजकल गर्ल्स हर एक चीज में ही आगे निकल गई हैं। तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए अभी बराबर कर दिया गया है, तो गर्ल्स भी उसमें जा सकती है और अपना करियर उसमें बना सकते हैं। एडवेंचरस लाइफ है, बिल्कुल एयरफोर्स मजेदार लाइफ है और प्राइड तो है ही, क्योंकि अगर किसी भी घर में कोई इंडियन नेवी फोर्स में होता है तो एक अलग ही प्राइड की बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल। सर, एयरफोर्स की जो पूरी हिस्ट्री है उसके बारे में सब लोग जानने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक है कि आखिर कब, क्या, कैसे, क्या हुआ, वो सब पूरा बताइए। एयरफोर्स की हिस्ट्री शुरू होती है 1925 से। जी। 1925 में स्क्रीनिंग कमेटी थी और उन्होंने सोचा कि एक आर्मी का अलग से एयर विंग बनाया जाए, बिल्कुल। और उसमें फिर कि इनको इंडियंस को ट्रेनिंग दी जाए। जी जी। तो इंडियंस के लिए फिर उन्होंने ट्रेनिंग के लिए सोचा, तो उसमें सबसे पहले जो रॉयल एयरफोर्स इंग्लैंड की थी जी। वहाँ जा करके अपने 6 ऑफिसर्स उनको ट्रेनिंग दिया। ओके। और 6 में से 5 थे, वो 5 थे वो पायलट थे और एक लॉजिस्टिक में था, ओके। टंडन थे वो थे। जी। और उसमें हमारे जो चीफ थे पहले, इंडियन चीफ थे सुब्रतो मुखर्जी, वो भी उसी 6 में शामिल थे। अच्छा। उसके बाद में जर्नी आगे शुरू होती है और उसमें जो पहला था अपना 4 वैम्पायर्स, ओके। देन 6 ऑफिसर्स जी। एंड 22 एयरमैन, तो ये पहला था। उसके बाद में देखिए आप, वहाँ से जर्नी शुरू होती है उनकी, एक वैम्पायर से लेकर रफाल तक की जर्नी है। बिल्कुल। उसके बाद में जो एयरमैन है, जी। जो 6 से लेकर के आज जो संख्या है करीब 1.5 लाख के करीब है। बिल्कुल। और वायुयान है, उसमें जो 5 थे वो अपने पास में 2000 से ज़्यादा है, तो एक बहुत लंबी जर्नी इनकी रही है। बिल्कुल। उसके बाद में सबसे बड़ा रोल जो रॉयल, उस टाइम इसको रॉयल एयरफोर्स का नाम दिया था 1945 में, ओके। क्योंकि 1945 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें एयरफोर्स का बहुत अच्छा रोल था। जी। जापान था, वो बर्मा पे अटैक करा था, जापान को एयरफोर्स ने रोका, जी। तो फिर रॉयल एयरफोर्स के नाम से दे दिया गया। जी। उसके बाद में 1945 तक जी। हमारी जो संख्या है बढ़कर हो गई करीब 50,000 एयरमैन हो गए, 900 ऑफिसर्स हो गए, जी। और एयरक्राफ्ट से उसमें दूसरे आ गए, उसमें नए नए वापीती चला गया उसमें, जी। जी। और उसके बाद में दूसरे नए एयरक्राफ्ट आ गए। ओके। उसके बाद में भारत की आज़ादी मिल गई, तब तक अपने पास में 10 स्क्वाड्रन हो चुके थे। ओके। लेकिन आज़ादी के बाद में भौगोलिक स्थिति के अनुसार अलग अलग करना था, जी। तो उसमें 10 में से 8 अपने पास में रहे, और फिर लास्ट में 2 लेस थे वो भी चले गए थे उसमें, तो 7 अपने पास में रहे, 3 पाकिस्तान में चले गए। ओके। उसके बाद में 1950 के बाद में आप देखते हैं कि एयरफोर्स की जर्नी आगे बढ़ी, जी। और धीरे शुरू होती है। हाँ धीरे धीरे शुरू होती है। जी। तो उसके बाद में अपन ने 50 के बाद में 61 में, बिल्कुल। 50 के बाद में उससे पहले ही 47 और 48 में पहला ही वार हो गया अपना पाकिस्तान से, जी। 47-48 में। तो उसमें जो हरी सिंह जी थे वो मिलना चाहते थे अपने इंडिया में, जी। और कबाली ने आक्रमण कर दिया, तो उसमें एयरफोर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया, एयरलिफ्टिंग की और की, डायरेक्ट बम्बार्डिंग नहीं हुई। तो उसके बाद में ये 47-48 में हो गया। फिर गोवा लिबरेशन हुआ 61 में, वो हो गया। उसके बाद में 62 से चाइना में युद्ध हुआ। ऑफकोर्स चाइना में अब क्या कांड रहा होगा वो कोई अलग बात है, लेकिन वहाँ पर अपन उसमें स्टैंड नहीं कर पाए। जी। और ये देख करके पाकिस्तान ने फिर मन चलाया, तो 1965 में हुआ। उसके बाद में जी। 1965 के बाद में उसमें 1971 में हुआ, ओके। 1971 के बाद में 1999 में हुआ। और तो ये तो युद्ध किया। अब उसके बाद में लेटेस्ट देखते बालाकोट स्ट्राइक हुआ। हाँ बिल्कुल सर। तो बालाकोट में अपन ने किस प्रकार से एयरफोर्स ने अपने आप को प्रूव किया है, तो अब मतलब किसी एक भी मजबूत स्तंभ मान सकते हैं बिल्कुल इसको बिल्कुल हर एक क्राइटेरिया में अगर देखें तो। हाँ, अब अपने सामने 2 देश हैं, एक चाइना है, एक अपना पाकिस्तान है, लेकिन अब उनकी किसी की हिम्मत नहीं है कि वो अपना सामना कर सकें या अपनी इस प्रकार से कर सकें। तो एयरफोर्स की ये बहुत ही शानदार जर्नी रही है। हिस्ट्री और जो आज की बता तारीख रहे हो में काफी- देखते हैं कि ये है विश्व की सबसे चौथी बिल्कुल बड़ी पावरफुल ये, और रफाल आने के बाद तो और भी मजबूत हो गई। बिल्कुल सर। तो सबसे जितना कि गवर्नमेंट की क्या जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए उसमें, कि सब जितने भी डिफेंस है, डिफेंस से अपना काम पूरा करती है और 24 रेडी है। अब उसमें गवर्नमेंट किस प्रकार से डिप्लोमेटिक एक्शन लेती है, तो गवर्नमेंट डिपेंड करता है कैसा किया जाता है। बिल्कुल।
तो इस बार गवर्नमेंट ने अच्छा सपोर्ट किया, तो आप देख रहे हैं कि बालाकोट का करके हुआ, दिखाया, बिल्कुल और जितना भी आप देख रहे हैं कि अभी जितना आतंकवाद था उसमें भी कंट्रोल हुआ है। जी, तो इस प्रकार से एयरफोर्स का एक बहुत अच्छा रोल है युद्ध में भी, और साथ साथ में दूसरे जो शांति के समय बाढ़ का मैंने बताया आपको, जी जी जी, जो केदारनाथ में कर- हुआ जी। था, उसके बाद में कोविड का आपने देखा, बिल्कुल सर। उसके बाद में अभी जो अफगानिस्तान से एयरलिफ्ट किया है। जी जी, तो इस प्रकार की स्थिति में इसको लाना, तो इसमें पॉलिटिकल सपोर्ट उतना ही महत्वपूर्ण है जितना डिफेंस है। डिफेंस है। हाँ, तो डिफेंस में सब कुछ रेडी है, और इंडियन मिलिट्री तो सबसे टॉप पे चल रही है, और एयरफोर्स है उसका तो अभी आप सामने देख रहे हैं किस किस प्रकार से अपने जहाँ जहाँ भी गई है, तो उसने अपना अच्छा दमदार अपना बिल्कुल, प्रदर्शन बिल्कुल दिया किया। है। मतलब कह सकते हैं कि ये जो पूरी जर्नी है, मतलब उस टाइम के एयरफोर्स की माने या फिर, और अब देखें तो बहुत ज़्यादा फर्क आ गया है। मतलब उस टाइम से लेकर अब एक मजबूत स्तंभ के जैसे ये खड़ा हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो अभी हमने जानी है इनकी पूरी जर्नी, किस तरीके से इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एग्ज़ाम क्लियर करके अपनी लाइफ की पूरी जर्नी शुरू की। तो वहीं इनको फैमिली का भी पूरा सपोर्ट रहा, और अभी भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हम सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि आप इसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपनी गोल पर ज़रूर फोकस कीजिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि सफलता तभी मिलती है जब आप निरंतर प्रयास करते हैं किसी चीज़ के लिए। इसीलिए आज के दिन, आज 8 अक्टूबर के दिन, आप सभी को हैप्पी इंडियन एयरफोर्स डे। नमस्कार।